मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनशा आईएएस में। चलिए, अब हम लोग आज जेपीएससी पेपर 1 के मॉडर्न हिस्ट्री करने से पूर्व मैंने कहा था आप लोगों से कि पहले हम लोग करेंगे आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण। देखिए, आर्थिक सुधार जो है बहुत ही कठिन टॉपिक कई कैंडिडेट्स को लगता है, लेकिन मेरे जो 2 क्लासेस हैं आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, ये कर लीजिए। इसके बाद इससे संबंधित प्रत्येक समस्या मेरे विचार से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसके मूल तक जो है आप पहुंच जाएंगे कि आर्थिक सुधार आखिर है क्या, प्रथम पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी। ओके, क्योंकि देखिए कठिन ये वास्तव में है भी मेरे विचार से। आप इस चैप्टर को तभी पूरी तरह से वास्तव में समझ पाएंगे जब आपका अर्थव्यवस्था पर ठीक ठाक नियंत्रण है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पारंगत हैं, और कोई भी इस चैप्टर को तब उसी स्थिति में पढ़ा सकता है अच्छी तरह से जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यदि उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं से अर्थव्यवस्था पर हर टॉपिक पे जो कि सिविल सेवा के ट्रेंड में चलता है, अर्थव्यवस्था का टॉपिक, उस पर अवधारणात्मक नियंत्रण है। अगर नियंत्रण नहीं है तो शायद कोई नहीं समझा पाएगा, मैं भी नहीं समझा पाता। लेकिन अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन मैंने काफ़ी गहराई से किया है, सिविल सेवा तक। ओके, ऐसा नहीं कि हमारा ये है कोई आपका मास्टर डिग्री है अर्थव्यवस्था में या पीएचडी है, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन हाँ, सिविल सेवा में जितने आते हैं उनके पक्षों को मैंने समझने का प्रयास किया है। उन जो भी मैंने समझा उन सभी चीज़ों को आज जो है मैं आपके समक्ष ट्रांसफ़र करने का प्रयास करूंगा। आर्थिक सुधार अपने आप में भले ही 2 वर्ड्स आप देखते हैं, लेकिन ये अपने आप में वास्तव में पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था जो है समेटे हुए हैं। तो इसे एक क्लास में मैंने लेना उचित नहीं समझा, इसे मैं 2 क्लास में इसलिए मैंने विभाजित कर दिया ताकि आपका कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। देखिए, आर्थिक सुधार नाम से ही लग रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो यहाँ पहले आपको जानना होगा कि आखिर अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या होता है। तो विशुद्ध रूप से जो भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं उसके अलावा कुछ ज्योग्राफिकल टॉपिक्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे शुरू करते हैं कि अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय से संबंध है, अर्थव्यवस्था का कृषि उद्योग आधारभूत ढांचा से संबंध है, अर्थव्यवस्था का विदेशी मुद्रा, विदेशी व्यापार संतुलन या व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, ओके, इससे संबंध है, अर्थव्यवस्था का मौद्रिक नीति से संबंध है, अर्थव्यवस्था का घाटे की अवधारणा से संबंध है। इसी तरीके से जब आप हर पक्ष में जानते हैं तो यहाँ पर आर्थिक सुधार क्यों किया गया उसको पहले आपको थोड़ा सा जान लेना है। तो देखिए, जब आपका देश आज़ाद हुआ, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 9 to 12 के अर्थव्यवस्था, 9 to 11 भी पढ़ेंगे, एक स्टेट का आता है उसको नहीं पढ़ना है, तब ये चीज़ क्लियर होगा अर्थव्यवस्था 1947 के पहले कैसी थी, ऐसे हिस्ट्री में भी ये टॉपिक है, और 1947 के बाद कैसी थी। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम्स आया। जब देश आज़ाद हुआ तो आप देखते हैं कि मुगलों के बाद जब अंग्रेज़ों का आगमन भारत में हुआ था तो किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने पैरों तले अंग्रेज़ों ने कुचल दिया था। ठीक है, पूरी तरह से यहाँ के हस्तशिल्प या बड़े छोटे जो भी उद्योग थे, कृषि अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार था, कृषि और जो हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ठीक है, बड़ा उद्योग तो पहले नहीं था, औद्योगिक क्रांति से पहले, उनको मेन टारगेट किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये मॉडर्न हिस्ट्री का चीज़ है। तो इस स्थिति से कहीं ना कहीं से भारत के नेता, भारत के रणनीतिकार कहीं ना कहीं से भयभीत हो गए थे। वे इस ऐसी व्यवस्था को नहीं चाहते थे जो पूरी तरह से खुला हो, ओपन इकोनॉमी से वे डर गए थे, इसीलिए अपने आप को पूरी तरह से घर में बंद कर लिया। ओके, जो इंडियन इकोनॉमी थे उससे पूरी तरह से क्लोज्ड कर दिया। क्लियर। लेकिन कहीं ना कहीं जिस ढंग से अल बरूनी ने कहा था कि भारत का संपर्क जो है विदेशों से समाप्त हो गया है, जब उसने कहा था, अपने आप को ये श्रेष्ठ समझते हैं, विद्वान समझते हैं, तो कहीं ना कहीं से इसका भी नुकसान उठाना पड़ा हमारे देश को। आयात हम नहीं करेंगे,
तकनीक किसी से नहीं लेंगे, पूंजी किसी से नहीं लेंगे, सब कुछ खुद करने का प्रयास करेंगे, इससे हमारा जो है लाभ होगा। तो क्या देखते थे पहले आप 1991 से पहले? जो भी देख रहे होंगे वीडियो 1991 से पहले थोड़े बड़े थे तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि वहाँ पर एम्बेसडर कार के नाम पर और मोटरसाइकिल के नाम पे एक राजदूत मिला करता था, टीवी के नाम पे एक दो कंपनियाँ थीं। ओके, तो यहाँ पर विविधता नहीं थी, कहीं ना कहीं से आम जनता को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा था। विविधता नहीं था और मूल्य जो है ज़्यादा था। आज भी 4000 में टीवी मिलता है, 5000 में, उस समय भी 4000 में टीवी मिलता था, जबकि उस समय का 4000 का वैल्यू आज के 50-60 हज़ार के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर चेंज देखते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। केवल कार और मोटरसाइकिल की बात नहीं थी और टीवी की बात नहीं थी, लगभग हर सेक्टर में यही समस्या था। हमने तो डिसीजन ले लिया कि हम खुद अपना डेवलप करेंगे, लेकिन संभवतः हम संभाल नहीं पाए इस सिचुएशन को। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में बहुत सारी कमियां झलकने लगीं। जिस सार्वजनिक उद्योग को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि यह भारत का मंदिर है, वह सफ़ेद हाथी बनकर रह गया, घाटे के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने लगा। ओके, तब इस स्थिति में अब 1990 का समय आता है। मैं बेसिक दे रहा हूँ, इसे बहुत अच्छी तरह समझिए, बहुत हेल्प करेगा। 1990 में क्या होता है देखिए कि यहाँ पर आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक सभी तरह की अस्थिरता जो है देश को झेलना पड़ा। अस्थिरता का दौर जो है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जब मृत्यु होती है 1989 में, उनकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद से ही कई प्रधानमंत्री बारी बारी से बनने लगे। ये था राजनीतिक अस्थिरता का दौर। ओके, अब आइए सामाजिक अस्थिरता। 1990 में मंडल कमीशन लागू होता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू कर दिया जाता है। पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं में 27% का आरक्षण दे दिया जाता है, जिसके कारण देश का युवा जो था दो गुटों में बट गया। ठीक है, आत्मदाह हो रहे थे पूरे देश में जगह जगह, ठीक है, आरक्षण के खिलाफ। तो ये था आपका सामाजिक अस्थिरता। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे आप जाते हैं, 1991 में ऐसे सुधार शुरू हुआ मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव का, लेकिन 1992 के दिसंबर में, ठीक है, तनाव ऐसे ये चला आ रहा था। बार बार अयोध्या की ओर जाते थे कार सेवक कि उस मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाएगा, लेकिन सफल नहीं हो रहे थे। ये अंततः सफल हुए 6 दिसंबर 1992, जिसके कारण देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। ये था धार्मिक अस्थिरता। ओके, आर्थिक अस्थिरता का जहाँ तक बात है तो देश में मुद्रास्फीति अत्यधिक बढ़ गया था। देश के पास इतना भी विदेशी मुद्रा नहीं था कि एक सप्ताह का आयात भी हम कर सकें। ऋण जीडीपी अनुपात बढ़ चुका था, मुद्रास्फीति बढ़ चुका था, यानी कि सिचुएशन बहुत खराब था। जिस तरीके से आपका एक परिवार है और अचानक जो है सारा पैसा खत्म हो जाता है, आपको पता चलता है कि चलो अब 4 दिन ही हम लोग किसी तरह से खा पी पाएंगे, तो क्या स्थिति आपको होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे कि कोई ऋण दे दे। उसी टाइम क्या होता है आपका, जब देश की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, शेयर बाजार गिरने लगे। ओके, इस स्थिति में जो अनिवासी भारतीय थे उन्हें भी अपने पैसे की चिंता हुई। क्लियर, जो शेयर बाजार में उन्होंने लगाया था, उन्होंने अचानक से जो है अपने पैसों को निकालना शुरू कर दिया, तो शेयर बाजार और तेज़ी से गिरने लगा। ओके, इस पर बात करेंगे बाद में कि शेयर बाजार कैसे गिरता है उठता है। क्लियर, छोटा सा चीज़ है। तो इस सिचुएशन में आप देखते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अब उसको पैसा चाहिए था, जो भी गवर्नमेंट चंद्रशेखर थे उस समय प्रधानमंत्री। मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि आपका घर में स्थिति ऐसा आ जाता है, क्या कीजिएगा, कहीं ना कहीं से तो ऋण लेना है, नहीं तो फिर भूखे मरने का नौबत आ जाएगा। भारत के लिए भी सिचुएशन था। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने फिर निर्णय लिया और 47.5 टन 47.5 टन सोना जो था गिरवी रख दिया गया। कहाँ, बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड में। और मिला कितना इस गिरवी के बदले, $40.5 लाख मात्र मिला। ओके, इससे भी काम नहीं चला तो 20 टन सोना बेच दिया गया।
क्लियर, SBI के माध्यम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से किसको बेचा गया, IMF और वर्ल्ड बैंक को। इससे भी कुछ धनराशि प्राप्त हुई, लेकिन इस सबसे होने वाला क्या था, क्लियर, इतना बड़ा देश था तो इस सिचुएशन में ऋण की आवश्यकता पड़ती है। और IMF एकदम खूंटा गाड़ के रखे हुए था कि जब तक इस बार आप जो है LPG को, यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का जो उस समय चल रहा था, विकसित देशों द्वारा अत्यधिक दबाव था ऐसे देशों के विरुद्ध जो अपने इकोनॉमी को क्लोज रखे हुए थे, तो 90 के दशक में अत्यधिक दबाव था कि अपनी इकोनॉमी को आप खोलिए। जब तक आप LPG के सारे कंसेप्ट्स को नहीं अपनाएंगे, आयात निर्यात के संदर्भ में उदारीकरण नहीं करेंगे, यानी कि जो आप शुल्क लेते हैं 400-500%, 200%, ठीक है, इस सबको जो शर्त के अनुसार धीरे धीरे जो कम करना था, सारे शर्तों को यानी कि नहीं मानेंगे, तब तक जो है किसी तरह का कोई ऋण नहीं मिलेगा। आखिरकार राव नरसिम्हा राव जो थे और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने LPG को अपनाने का डिसीजन लिया, ठीक है। इसके बाद ऋण प्राप्त हुआ, फिर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटा। तो जो नीतियां अपनाई गई 1991 में, LPG की नीतियां, उस अर्थव्यवस्था के सारे सेक्टर्स में एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक मूलभूत परिवर्तन को लाया, जैसा परिवर्तन पहले कभी नहीं हुआ था। इसी को कहा गया आर्थिक सुधार। क्लियर, एकदम मैंने समझिए हर सेक्टर में, चाहे व्यापार सेक्शन हो, इंडस्ट्री सेक्शन हो, कृषि सेक्शन हो, या फिर मौद्रिक नीति का सेक्शन हो, राजकोषीय घाटा का सेक्शन हो, हर जगह वैश्विक संस्थाओं, जो आर्थिक संस्थाएं थीं, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, उनके साथ रिलेशन का जहां सेक्शन हो, हर जगह एक चेंजिंग लाना पड़ा भारत को। अक्सर एक प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि भारत में आर्थिक सुधारों का दौर कब शुरू हुआ। सिंपल इसका एक ही उत्तर होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। जो औद्योगिक नीति बनी, नई औद्योगिक नीति, ऐसे तो पहले भी औद्योगिक नीति बनते रहे थे, 52 में, 56 में, 80 में, 77 में बनते रहे थे, लेकिन जो नई औद्योगिक नीति बनी 24 जुलाई 1991 को, वहीं से माना जाता है भारत का आर्थिक सुधार, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में सुधार हुआ, उसके बाद कृषि सुधार, बैंकिंग सुधार, कर सुधार, फिर एक क्रम चल पड़ा सारे सुधारों का, व्यापार सुधार। लेकिन शुरुआत आपका कहाँ से हुआ, औद्योगिक नीति के साथ। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अगर सिंगल पॉइंट बात किया जाए तो लाइसेंसिंग व्यवस्था की समाप्ति। ओके, लाइसेंस लिए बिना कई इंडस्ट्री ऐसे थे जिसे आप नहीं खोल सकते थे। ओके, और ये लाइसेंस इतना आसानी से सरकार नहीं देती थी, और मिलता भी था लाइसेंस तो सार्वजनिक कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को। क्लियर, एक समस्या था, इस समस्या को यहीं दूर किया गया 24 जुलाई 1991 वाले औद्योगिक नीति में। दूसरा जो समस्या था, अधिकांश महत्वपूर्ण उद्योग आपका सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, उनकी संख्या में भारी कटौती कर दी गई। अभी बहुत लिमिटेड हो चुका है, मात्र 3 है, उसमें भी जैसे रेलवे है तो रेलवे आरक्षित है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि अब एक समझ रहे हैं कि सेंध लग रहा है। तेजस जैसी जो गाड़ियां हैं, जो निजी ट्रेन्स आपके खुल रहे हैं, या फिर बुलेट ट्रेन, या फिर रक्षा क्षेत्र भी आपका सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था। आज रक्षा क्षेत्र में भी आपका FDI को आकर्षित करने के लिए सरकार नीति बना चुकी है। तो ये सब सुधार ही है। ओके, जब आप एक सिस्टम जो आपका चला रहा है अर्थव्यवस्था का, आपका घर का हो या देश का हो, उसमें कुछ ज़बरदस्त टाइप का चेंजिंग लाते हैं, तब इसको सुधार कहते हैं। क्लियर, पहले मान लीजिए कि आपका इनकम था 20,000 और आप जो है खर्च करना नहीं चाहते थे कि कैसे खर्च करेंगे, ना पढ़ाना चाहते थे किसी को, केवल भाड़ा देना है, किसी तरह से रहना है। अचानक आपने डिसीजन ले लिया नहीं पढ़ाना है, नहीं अच्छे कपड़े भी पहनने, किसी तरह से मैनेज करके। ओके, बचत बाद में कर लेंगे। यही हुआ आपका पर्सनल आर्थिक सुधार। उसी तरीके से देश ने आर्थिक सुधार के क्षेत्र में लाइसेंसिंग और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो आरक्षित था उद्योग और लाइसेंसिंग प्रणाली, इसके साथ शुरू किया। पहला जो वर्क था लाइसेंसिंग प्रणाली। इसके अलावा आपका इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं MRTP को हटा करके प्रतिस्पर्धा अधिनियम लाया गया। MRTP का अर्थ होता था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी कंपनी का एकाधिकार ना हो, इसलिए
100 करोड़ एक लिमिट था, इससे ऊपर वाली कंपनियों को MRTP कंपनी कहा जाता था, उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते थे। तो ये सब चीज़ जो है झंझट खत्म हो गया है नया 1991 के बाद। इसके अलावा विदेशी पूंजी नहीं लेंगे, तकनीक नहीं लेंगे, वो वाला कंसेप्ट भी आया। इंडस्ट्री स्थापना करने में 10 ठो झंझट लगाया जाता था, यहाँ नहीं करना है, वहाँ नहीं करना है। श्रमिक कानून भी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। ओके, तो सारा का इधर श्रमिक सुधार भी हुआ है। ओके, तो जो सारा सुधार होना शुरू हुआ तो ये हुआ आपका आर्थिक सुधार औद्योगिक क्षेत्र में। उसी तरीके से कृषि के क्षेत्र में भी आर्थिक सुधार हुए, तो उसे कहा गया आर्थिक सुधार कृषि के क्षेत्र में। क्लियर? इसमें WTO में जब शामिल होता है भारत 1995 में, तो वहाँ पर डंकल प्रस्ताव आता है। डंकल प्रस्ताव में बहुत सारे प्रावधान थे, उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें जो महत्वपूर्ण एक था वो था ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स, अम्बेर बॉक्स। ओके, ग्रीन बॉक्स है जो सब्सिडी, ऐसा सब्सिडी जो सरकारें दे सकती हैं। माना जाता है कि ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत जो भी शामिल है, अगर उसका सब्सिडी दिया जाता है तो निश्चित रूप से व्यापार में, विश्व व्यापार में बाधा नहीं पहुंचती है। अम्बेर बॉक्स में ऐसे सब्सिडी जो धीरे धीरे कम करने हैं। क्लियर? ब्लू बॉक्स भी अम्बेर बॉक्स की तरह ही है। एक है आपका डेवलपमेंट बॉक्स, इसमें विकासशील देशों को कुछ छूट प्रदान किया गया है कि गरीब कृषकों को सब्सिडी प्रदान करें। और दूसरा जो इसमें प्रावधान है कि अगर कोई भी किसान अगर नशीला पदार्थ का खेती कर रहा है, जैसे आपका अफगानिस्तान का किसान अफीम वगैरह का खेती वहाँ करता है, हर वो किसान चाहता है कि नहीं अब ये सब नहीं करेंगे, मोटे अनाज का खेती करेंगे, तब उसको जब सब्सिडी देगी वहाँ की गवर्नमेंट, तब वह डेवलपमेंट बॉक्स के अंतर्गत जाएगा। उससे कोई प्रॉब्लम WTO को नहीं है। लेकिन कृषि से संबंधित जो भी सुधार ये सब शुरुआती दौर पर हुए थे, उसमें कुछ कुछ पालन हुए हैं, कुछ कुछ नहीं हुए हैं। ठीक है, उस पर हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उद्योग और कृषि के क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुए, आर्थिक सुधार। एक चीज़ और समझा देता हूँ, प्रथम पीढ़ी के सुधार और द्वितीय पीढ़ी के सुधार, तृतीय भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो प्रथम पीढ़ी का जो सुधार था वह पूरी तरह से कठोरता से लागू किया गया IMF वर्ल्ड बैंक के दबाव में। ओके, और जब द्वितीय पीढ़ी का सुधार आया तो माना जाता है कि जब मनमोहन सिंह PM बने तो उस समय से यह सुधार को 2004 से माना जाता है। उन्होंने कहा आर्थिक सुधार तो जरूरी है, लेकिन आर्थिक सुधार मानवीय होना चाहिए। ओके, ये कहा गया द्वितीय पीढ़ी का सुधार। हालांकि ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं है, सुधार तो निरंतर हो ही रहे हैं। निजीकरण की ओर बढ़ रही है सरकार, तो वो भी एक सुधार है। क्लियर? जहाँ बैंकों का देखते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में जब सुधार आप पढ़ेंगे अगले क्लास में, तो कब जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण से फिर निजी बैंकों को कब जो है महत्व देना शुरू किया गया। निजीकरण को भी महत्व एक आर्थिक सुधार है, वैश्वीकरण को भी महत्व एक आर्थिक सुधार है, और उदारीकरण को महत्व भी एक आर्थिक सुधार है। तो यही चीज़ थोड़ा सा समझाना था। अब आप लोग क्लास कर लीजिए, जो भी बता रहा हूँ वहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की मेंबरशिप को प्राप्त करें। वहाँ पर आपको JPSC पेपर 2 के टेस्ट लिए जा रहे हैं, उस टेस्ट का लाभ उठाएं। हालांकि किसी सुविधा के लिए ज्वाइन नहीं करें, जो सुविधाएं इस चैनल पर ऑलरेडी पहले से प्राप्त हो चुकी हैं उसके लिए आपको चैनल को सहयोग करना है और कुछ नहीं। हाँ, मुख्य परीक्षा में ऐसे मेंबर्स जो शुरू में ज्वाइन करेंगे उनको कुछ सुविधाएं मैं देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अभी आप लोग थोड़ा सा नोट्स वाले क्लास को देख लीजिए। धन्यवाद। एक बार आपका रेनेशा IAS में। चलिए इसको देख लीजिए। जैसे अंग्रेज़ों के साथ जो रिलेशंस थे पहले भारत के, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भारत ने देखा था, यही कारण था कि भारत ने संरक्षणात्मक नीति को अपना लिया स्वतंत्रता के बाद, और इस नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग थलग कर दिया। चलिए अगले पेज में हम लोग आते हैं। इसके कारण विदेशी पूंजी निवेश, विदेशी तकनीकी, निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता से भारत
वंचित रहा और 1990-91 तक भारत की स्थिति दयनीय बन गई। और फिर क्या क्या करना पड़ा वो समझा ही चुका हूँ, इसको आपको रीडिंग आप लोग कर लेंगे। और उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को पड़े हैं। और आईएमएफ से ऋण जब मांगा जाता है भारत के द्वारा तो कड़ी शर्तें लगा देता है, जो एलपीजी थे, ये सब समझा ही चुका हूँ। औद्योगिक नीति, पहले वाले औद्योगिक नीति के बारे में मैंने दे दिया है, इसका कम से कम ईयर्स से याद कर लीजिएगा। और औद्योगिक नीति 1952 से स्टार्ट था और 1956 वाला जो औद्योगिक नीति था उसको जो है भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है और औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसको थोड़ा सा कम अच्छी तरह से कंट्रोल कर लीजिएगा। और नई औद्योगिक नीति के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि लाइसेंस प्रणाली जो था सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसमें 5 को छोड़कर सारे लाइसेंस मुक्त हो चुके हैं। 1991 में 18 इंडस्ट्री थे। और कौन कौन 5 हैं? अल्कोहल से बना हुआ कोई भी पदार्थ, तंबाकू से बना हुआ कोई भी पदार्थ, है सबके लिए लाइसेंस चाहिए अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्पेस से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, ओके, ये सब कुछ भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। उसी तरीके से औद्योगिक विस्फोटक, जिसमें डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्युलेज, औद्योगिक विस्फोटक सामग्री और खतरनाक रसायन, ये सब शामिल हैं, जहां से आपको लाइसेंस बिना प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते हैं इंडिया में। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 थे, 1991 में से 8 कर दिया गया, मात्र 2 ही रह गए हैं 2021 में। एक परमाणु ऊर्जा, दूसरा रेलवे परिचालन। रेलवे में भी बुलेट ट्रेन हुआ, सिग्नल प्रणाली, टर्मिनल का निर्माण, ये सब जो है आपका सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नहीं है, निजी क्षेत्र भी यहाँ पर आ सकते हैं। एमआरटीपी अधिनियम के बारे में मैंने बता ही दिया है, ओके, इसको अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून, यानी कि सारी कंपनियां प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ेंगे, न कि किन्हीं को रोका जाएगा। निवेश संबंधी समस्याओं को भी, प्रॉब्लम्स जो थे उनको खत्म किया गया, यानी कि एमआरटीपी से ऊपर जो भी जाते थे उन्हें सरकार की अनुमति से ही अपना औद्योगिक विस्तार करना पड़ता था। देखिए, एक और तो देश के अंदर के पूंजी निवेश पर रोक लगाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो दूसरी ओर विदेशी विनियोग और विदेशी प्रौद्योगिकी पर भी कई तरह के प्रतिबंध थे, लेकिन इसे भी अब ओपन कर दिया गया 1991 की नीति में। उसके बाद आप देखते हैं उद्योग की स्थापना के संदर्भ में भी उदारवादी रुख अपनाया गया। अब लघु उद्योग का भी आ जाइए। लघु उद्योग का पर भी प्रभाव पड़ा है आर्थिक सुधारों का, दो मत नहीं है। पहले बहुत ही कम इनका सीमा था, लेकिन इस सीमा को अब बढ़ा दिया गया है। जो करेंट अफेयर्स में आपने देखा था काफ़ी बढ़ा दिया गया है। सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, दोनों के लिए समान कर दिया गया है। इसको रट जाइएगा। सूक्ष्म के लिए क्या है, लघु के लिए क्या है और मध्यम के लिए क्या है। निवेश कितना तक होना चाहिए, टर्नओवर, यानी कि खरीद बिक्री का कुल टोटल, ये सारा जो है वार्षिक है। 1 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, ओके। अब एक उद्योग के क्षेत्र में हो गया। अब कृषि के क्षेत्र में हम लोग करते हैं क्या क्या है। तो आर्थिक सुधारों से पूर्व आत्मनिर्भर, पिछड़ा, तकनीक का अभाव, पूंजी का अभाव, सरकार संरक्षित थी। और आत्मनिर्भर मीन्स कि किसी तरह से खाना पीना चल जाता था, इसलिए भाषा मैंने लिख दिया है। लेकिन आर्थिक सुधारों के बाद कृषि पर कुछ नकारात्मक तो कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े। देखिए, गैट जो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ था, उसका वार्ता में बहुत ज़्यादा इसकी भागीदारी भारत की नहीं रही, यह इंटरेस्टेड नहीं था। 1 जनवरी 1995 को WTO अस्तित्व में आता है और 1 जनवरी 1996 को गैट का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग गैट WTO पर नहीं पढ़ रहे हैं इस बार, वो अलग सेक्शन है। यहाँ सुधार तक ही सीमित रहना है, ऊपर से प्रारंभिक परीक्षा तक सीमित रहना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, जो समझौते थे, डंकल प्रस्ताव जो आया कृषि के लिए WTO के अंतर्गत, उसमें बाजार अधिक के समझौता। तो यहाँ पर यही कहा गया था कि आपको जो है दूसरे देशों से कृषि उत्पादों को आयात करना ही होगा, ओके। इसलिए ज़रूरी था कि प्रशुल्क जो हाईएस्ट बहुत ज़्यादा था उस समय भारत का, हर फसल पर बहुत ज़्यादा प्रशुल्क 200-300% लगा के रखा था। मान लीजिए कि 100 रुपया में आ रहा कोई सामान, कृषि उत्पाद,
तो यहाँ आते आते 200% और जुड़ गया, 300 रुपया हो गया। तो प्रशुल्क का व्यवस्था जो है उसको तुरंत नहीं ख़त्म करने को कहा गया था इसमें, लेकिन धीरे धीरे कम करना था, 10-12%, 5% में लाना था। जो भी है बहुत कम है। अब मात्रात्मक प्रतिबंध भी था कि इतना ही हम लोग मंगाएंगे, उससे पूरी तरह से समाप्त करना था। इसके अलावा घरेलू समर्थन समझौता, तो एम्बर बॉक्स, रेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स, इस सब के बारे में बता ही चुका हूँ। उसके अलावा डेवलपमेंट बॉक्स के बारे में भी बता चुका हूँ। ओके, इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। ये सारे बॉक्स हैं, ये मुख्य परीक्षा जेपीएससी में भी काम देंगे आपको। डेवलपमेंट बॉक्स को भी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। एक समर्थन की समग्र माप, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है किसी भी देश का, उसका 5% ही जो आपका सब्सिडी किसानों को दिया जा सकता है। मान लीजिए कि भारत में 100 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है हर वर्ष, तो 5 करोड़ ही सब्सिडी दे सकता है। वो विकासशील देशों के लिए 10% है, 10 करोड़ दे सकता है, लेकिन विकसित देश 5 करोड़ ही दे सकते हैं। उसके अलावा निर्यात प्रतिस्पर्धा, निर्यातकों को, यहाँ पर देख लीजिए, निर्यातकों को कृषि के क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी को कम करना। अशोक गुलाटी ने इस पर काफ़ी अध्ययन किया था कि कृषि पर आखिर आर्थिक सुधारों का क्या असर पड़ा है। तो उन्होंने क्लियर कहा था कि उत्पादन को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है वैश्विक बाज़ार में। इसकी जगह अगर उत्पादकता को हम लोग बढ़ाएं तो कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से विकसित देश प्रोडक्शन करते हैं हम लोग भी कर सकते हैं। आर्थिक सुधारोरों का कृषि पर कहीं ना कहीं से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 2019-20 में जीडीपी में कृषि का योगदान मात्र 14.65% रह गया है, और 90-91 में यह 35 से 40% था, और 50-51 में यह 55.40% था। देखिए, इसका अर्थ सीधा सा है, सीधा सा ये अर्थ है कि अगर 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं और उनके पास इनकम का, जीडीपी का मात्र 14.65% आ रहा है, तो निश्चित रूप से कृषकों की इनकम कहीं ना कहीं कम है। ओके, अब आइए, कृषि निर्यात नीति 2018 में लागू की गई थी और इसका टारगेट क्या था, 2022 तक आय दोगुना करना। इसको कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगला जो आपका है कि आर्थिक सुधारों का एक और हिस्सा बना है जो वर्ष 2020 में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करेंट में भी आपको करना है और यहाँ पर भी करना है, इकोनॉमिक्स में भी। ओके, एक जो 3 अधिनियम पारित हुए हैं जिस पर अभी भी वहाँ पर विवाद चल रहे हैं। एक आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, जिसमें अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज को अनिवार्य वस्तु नहीं रहेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रश्न बन सकता है कि निम्न में आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में किस किस उत्पाद को अनिवार्य वस्तु से बाहर कर दिया गया है। ऑप्शन ये 4 में से कुछ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, बाहर से रह सकते हैं। कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम 2020, किसान को जहां भी ज़्यादा कीमत मिले वहां उपज बेच सकते हैं। मंडी समितियों का एक अधिकार जो है अब समाप्त होगा, इसका ही उद्देश्य था सरकार के अनुसार। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अधिनियम, देखिए यहाँ पर जो है आप किसान किसी के साथ भी भविष्य की कीमत पर समझौता कर सकते हैं, जिसके कारण उन्हें अच्छी कीमत मिल सकेगी। तो आज इतना ही पढ़ाना था आपको। अब हम लोग अगले क्लास में इसे फिनिश कर लेंगे कि आर्थिक सुधार का अन्य सेक्टर पर, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर जिसकी चर्चा मैंने वीडियो में की, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, और वैश्वीकरण के बारे में पढ़ लेंगे। इतना तब तक आप लोग तैयारी कीजिए, मेंबरशिप जरूर लीजिए, उससे काफ़ी लाभ होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के बारे में सभी को ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।